नथिंग एक ऐसी कंपनी जिसने ये प्रॉमिस किया था कि वो अपने फोन में कभी भी एड्स नहीं डालेगी, लेकिन हाल ही में नथिंग ने बताया आने वाले समय में अब नथिंग के फोन्स के अंदर ब्लोटवेयर देखने को मिलेंगे, यानी कि प्री लोडेड थर्ड पार्टी एप्स, और इन सब की शुरुआत सीधे नथिंग OS 4 के साथ होगी। हालांकि नथिंग फोन 3A के यूजर्स जो हैं वहां पे ये चीजें प्री इंस्टॉल्ड देखने को नहीं मिलेंगी और इसको ऑप्ट आउट करने का मेथड रखा गया है। लेकिन देख के ऐसा लगता है कि नथिंग वाले जिन्होंने यहाँ पे पहले ये क्लेम किया था कि आने वाले समय में ये अपना बिल्कुल ही क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रखेंगे, वो चीज पे बैकआउट करे। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इन्होंने एक बार बोला था कि ग्लैंस जैसी चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्लिम्स जैसी चीज ये लोग लेकर आ रहे हैं जो कि ग्लैंस का ही पार्ट है, यानी कि लॉक स्क्रीन के ऊपर जो आपको वॉलपेपर दिखाई देते हैं ना, जो कस्टमाइज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं ग्लैंस में, ठीक ठीक वैसी चीज ये लोग यहाँ पर लेकर आने वाले। और एक बात देखा तो नथिंग ने ये कंफर्म किया है कि यहाँ पे उनका ये कहना था कि आने वाले समय में स्मार्टफोन्स को बिजनेस को सस्टेन रखना है, इस वजह से जितने भी बजट और मिड रेंज फोन यहाँ पे निकालेंगे, ऑब्वियसली जो नथिंग की A सीरीज के फोन होंगे और जो CMF ब्रांड के अंदर फोन होंगे उनके अंदर ये लोग कुछ ब्लोटवेयर, कुछ प्री इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी एप्स को इंस्टॉल करेंगे और साथ ही साथ जो ग्लैंस जैसी चीज होती है उसे डालेंगे ताकि मोबाइल फोन के अंदर वो कंपेटिटिव एडवांटेज ले सके। बेसिकली ये एक रीजन है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि नथिंग ने जब कंफर्म किया था कि क्लीन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे जो कि नथिंग के फोन्स की पहचान बनाता, तो वो चीज अच्छी है, क्योंकि देखा तो नथिंग के फोन हम इसलिए भी रिकमेंड करते थे क्योंकि वहां पे आपको एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिलता था। और इवन देखा तो CMF के फोन भी इसलिए रिकमेंड किए गए थे क्योंकि अंडर 20,000 रुपीज में आपको बहुत ही रेयर होता है कि आपको क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिले, वो नथिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन नथिंग ने ये चीज देखा तो एक तरह से बैक ट्रैक कर ली, और ऐसा नहीं कि सिर्फ नथिंग ने चीज को यहाँ पर बैक ट्रैक किया, इवन देखा तो मोटोरोला ने भी सेम चीज करी है। मोटोरोला के मोबाइल फोन्स के अंदर UI में पहले कहा जाता था क्लीन होगा, नियर स्टॉक होगा, लेकिन हाल ही में अपडेट से मोटो के जो UI होता है वहां पे आपको कई सारे ब्लोटवेयर्स देखने को मिले हैं और ग्लैंस जैसी चीजें उनके फोन्स के अंदर एडअप हो रही है। तो देखा जाए तो जो क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस जो रहता है ना, वो यहाँ पे हटता हुआ जा रहा है और ज्यादातर जो कंपनीज होती है वो अब यहाँ पे अपने आपको ब्लोटवेयर के ऊपर थोड़ा ज्यादा जा रही है, जिससे ऑब्वियसली यूजर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं थोड़ा हैम्पर होता है। और अगर कंपनी क्लेम नहीं करती कि हम क्लीन एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, इस बात के ऊपर अगर ज्यादा बड़ा चढ़ा के बात नहीं करते, तो शायद एक बात को लोग एक्सेप्ट भी कर लेते। यानी कि अगर Xiaomi अगर बोले कि हम ब्लोटवेयर देंगे तो एक बार को लोग मान भी लेंगे कि भाई MIUI में भी ब्लोटवेयर थे, HyperOS में भी दे रहे हो, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये चीज देखा जाए तो नथिंग को थोड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता था। इसके साथ ही बात है कि मार्केट में अब सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी बची है, लावा, जिसने आज के समय में अपने एक्सपीरियंस को काफी हद तक क्लीन रखा हुआ है और बिल्कुल ही क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड का है या फिर बिल्कुल ही ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस का है, वो आपको यहाँ पर निकाल कर देते हैं। कुछ उनकी फर्स्ट पार्टी एक आध दो कोई ऐप मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन काफी हद तक उनके फोन्स क्लीन रहते हैं। इवन मैंने 10,000 रुपए के फोन्स भी देखता हूँ तो वो भी क्लीन रहे हैं। तो मेरे को अच्छा लगता है कि लावा जैसी एक इंडियन कंपनी ने बात अच्छे तरीके से समझी, जो ब्लोटवेयर यहाँ पे नहीं दे रही है, लेकिन बाकी कंपनीज को अगर ये बात अगर अच्छे तरीके से समझे तो एक अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि लावा की तरफ से आपको और अच्छे फोन्स देखने को मिले, वो अपने फोन्स में ब्लोटवेयर नहीं डाले लेकिन फिर भी अपने फोन को एग्रेसिवली कम्पिटिटिव प्राइसिंग पे अच्छे तरीके से रखे, तो ये बात यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। इसके साथ ही बात करें तो नथिंग ने एक और यहाँ पे धोखा दिया। हाल ही में नथिंग ने अपने फोन को अनाउंस किया, नथिंग 3A लाइट। इस फोन के पीछे का डिजाइन में देखा जाए तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं लगती कि पिछले जो तीनों फोन इस साल निकाले सबसे अलग लगता है, और ऐसा लगता है जो CMF फोन 2 Pro आया था उसी के अंदर यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए। इवन बात करें तो CMF फोन 2 Pro में आपको टेलीफोटो जूम लेंस था, इस फोन के अंदर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा आपको निकाल कर दे रहे हैं। ये बात नथिंग ने भी ऑफिशियली बोली थी कि 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ सेंसर किसी काम का नहीं होता और एक यूजलेस सेंसर यहाँ पे ढाल कर दे रहे हो, ये बात भी इनको समझ में नहीं आती। इसके साथ ही ग्लिफ इंटरफेस को भी एक तरह से पूरी तरीके से डिच कर दिया गया है और पीछे आपको सिंगल LED एक लाइट को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। देखा जाए तो ओवरऑल एक सिंपल से फोन को यहाँ पे उन्होंने डिजाइन किया है, जहाँ पे Dimensity 7300 जैसा प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे नथिंग OS 3.5 के साथ आ रहा है। यहाँ पे आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिल रही है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 50 MP का मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो सेंसर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का यहाँ पे फोन उन्होंने बनाया। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि पुराने वाले CMF फोन को लिया, थोड़े बहुत उसी में चेंजेस करे और दोबारा से ले आए। यार पता नहीं यार क्या कर रही है नथिंग, यार ये बात बिल्कुल भी हमारे समझ में अभी नहीं आ रही है। एक जमाने में मोबाइल फोन को बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग बना रहे थे, कह रहे थे कि टेक बहुत बोरिंग हो रहा है और हम इसको एक्साइटिंग बनाएंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे। लेकिन ये साल देख के लग रहा है कि नथिंग वाले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मतलब खुद देखिए, नथिंग की जब 3A सीरीज आई थी तो क्रिटिसिज्म मिला था कि वो काफी ज्यादा महंगे हैं। हमने भी बोला था कि वो काफी एक्सपेंसिव और 3A Pro की कीमत काफी ज्यादा हो गई। फिर नथिंग फोन 3 आया था इस साल, उसकी कीमत तो कैसे भी जस्टिफाइड नहीं है कि वो कितने प्राइसिंग पे अवेलेबल करवाया। उसके बाद डिस्काउंट वगैरह बहुत सारी चीजें निकाल के उसे बेचने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो फोन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चला। और उसके बाद अब ये नथिंग अपने फोन 3A लाइट को लेकर आ गया है, जो कि किसी भी एंगल से यहाँ पे सेंस नहीं बनाता। उम्मीद करते कि अगले साल ये थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजी पे वर्क करे, अपने UI को फोकस करे कि एटलीस्ट अपने एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे एक क्लीन UI रखना शुरू करे।
20,000 के नीचे चलो ब्लोटवेयर एक बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ अगर आपको अच्छा हार्डवेयर मिल रहा है तो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी में लोगों को चार्ज कर रहे हो तो वहां पे ब्लोटवेयर्स भी अगर डालकर दे रहे हो तो वो एक गलत चीज है। यहाँ पे नथिंग वालों को ना थोड़ा काम करने की जरूरत है, अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा बेटर करने की जरूरत है, और मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज है वो है। और देख के ऐसा लग रहा है जैसा मैंने काफी टाइम पहले प्रेडिक्ट किया था कि नथिंग अपने आप के इस तरीके से इवॉल्व कर रहा है कि ये एक ट्रेडिशनल ब्रांड बनता हुआ जा रहा है, यानी कि एंथुजियास्ट टेक को हम फन बनाएंगे, इस तरीके से शुरू हुई थी कहानी। लेकिन आज के समय में कहानी नथिंग की इधर ये है कि यहाँ पे यार वो अपने आप का जो टैग जो फन रहता है ना उस चीज को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे, और ट्रेडिशनल जो कोई भी ऑर्डिनरी स्मार्टफोन मेकर होता है ना बिल्कुल वैसे ही बनते जा रहे हैं, वहां पे आपको कुछ भी चीज देखने को नहीं मिल रही। तो यार ये बात होती है। इसके साथ ही बात करें तो इस हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज आई। सबसे पहले तो एआई वाली न्यूज, इंडिया के अंदर चैट जीपीटी गो का सब्सक्रिप्शन लोगों को 1 साल के लिए फ्री दिया जाएगा। 4 नवंबर से चीज शुरू की जाएगी और 1 साल तक फ्री एक्सेस दिया जाएगा चैट जीपीटी गो का, बहुत ही सही चीज है। इसके साथ ही जियो ने गूगल के साथ एआई प्रो की पार्टनरशिप अनाउंस करी, जिसके अंदर कोई भी गूगल का एआई प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकता है अगर वो जियो के सिम के साथ है। कंडीशन इसमें 2 है, 18 ईयर से लेकर 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। दूसरी चीज आपके पास अनलिमिटेड 5G का रिचार्ज होना चाहिए। तो आप 18 मंथ के गूगल एआई प्रो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन उस एआई प्रो सब्सक्रिप्शन में आपको जेमिनी का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ VO3 से वीडियो बना सकते हैं, नैनो बनाने से इमेज जनरेट कर सकते हैं, ये कुछ एडवांटेजेस है। इवन यहाँ पे आपको 2 TB का गूगल का क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है 18 महीने के लिए, तो वो कुछ काफी अच्छी चीज है। बस कंडीशन ही रखिए कि 5G का रिचार्ज यहाँ पे होना जरूरी है। देखा है तो काफी अच्छी चीज लगी। एआई का सब्सक्रिप्शन ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। पहले एयरटेल वाले परप्लेक्सिटी लैब, गूगल वाले अपनी एआई प्रो को लेकर आ गए और जियो के साथ चैट जीपीटी का गो आ गया। काफी अच्छा लग रहा है, काफी नई नई चीजें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बात करें तो इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में भी काफी अच्छी हलचल मची हुई है। सितंबर के महीने में जियो ने 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स को गेन किया। बीएसएनएल ने ऐड किए तकरीबन 5,24,000 सब्सक्राइबर, जो कि बहुत बड़ा नंबर है बीएसएनएल की तरफ से। एयरटेल ने 4,37,000 सब्सक्राइबर्स को गेन किया, जबकि एमटीएनएल ने 56,000 सब्सक्राइबर को लूज किया। वोडाफोन आइडिया ने 7,44,000 सब्सक्राइबर्स को लूज किया। देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया और एमटीएनएल तो सीधे सीधे पीछे जा रहे हैं, लेकिन सरप्राइजिंग चीज लगी कि एयरटेल, जियो और बीएसएनएल सब्सक्राइबर तरीके से गेन कर रहे हैं। तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसके साथ ही एक और रिपोर्ट से पता चलता है कि इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एक और चेंज आया कि जहां पे एक टाइम पे इंडिया का जो मोबाइल डेटा प्लान जो रिचार्जेस जो सबसे कम हुआ करते थे दुनिया में, अब वो सबसे कम रहे नहीं। यहाँ पे रैंकिंग जो रहती है बांग्लादेश और इजिप्ट से पीछे हो गई है, और ये आईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट ने बताया, जहाँ पे जो वर्ल्ड चीपेस्ट कंट्री फॉर टेलीकॉम टैरिफ इट्स नॉट इंडिया, यहाँ पे बाकी कंट्रीज आगे निकल गई हैं। लेकिन फिर भी अगर हम प्राइस पैरिटी वगैरह चीजें देखें तो इंडिया में अभी भी काफी हद तक अफोर्डेबल कैटेगरी में ही है एज कम्पेयर टू अदर्स, यानी कि जैसी स्थिति हमारी 10 साल पहले थी उससे तो हम बेटर स्थिति में है। और फिर भी जो डेटा का कंजम्पशन होता है वो भी हमारा काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। लेकिन हाँ, मोबाइल फोन के डेटा चार्जेस के प्लान काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, ये बात इधर है। अब देखने वाली बात है कि डेटा प्लान के जो रिचार्जेस होते हैं कि अगले साल बढ़ते कि नहीं बढ़ते, और कब जाके चीजें स्टेबलाइज होती है। और अगर आप पैसा ज्यादा पे करो तो क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर इंप्रूवमेंट आता है, तो अगर ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन अगर प्राइसिंग अगर बढ़ती रही और क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर आपकी नहीं बढ़ी तो वो एक दिक्कत वाली बात होती है। इसके साथ ही बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया कि इन्होंने इंडिजिनस 7nm प्रोसेसर का डिजाइन यहाँ पे लेकर आ गए, जो कि बहुत ही बड़ा मेजर माइलस्टोन होता है। और ये R&D तरीके से डेवलप किया गया इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन में, यानी कि अभी तक हमने 28nm तक की R&D करके इंडिया में डेवलप किया था 28nm का डिजाइन, लेकिन अब 7nm के भी डिजाइन पे आ गए हैं। और हाँ, 28nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस भी बहुत ही जल्दी यहाँ पे मास स्केल में शुरू हो सकते हैं आने वाले कुछ समय में, तो वो काफी अच्छी चीज है। और 7nm का चिप हमने बना लिया तो वो तो और भी एक एडवांस चीज है। अगली बात है, कुछ लोग कहते हैं कि 3nm का चिप पे दुनिया पहुंच गई। 2nm की बात करें तो 3nm 2nm जो रहता नहीं, एडवांस चिप्स होती है जिनका यूज आपके पीसी और स्मार्टफोन में किया जाता है, और इसका यूज केस बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन हाँ, जिस तेजी से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं और फैब्रिकेशन में काम कर रहे हैं, 5-6 साल में हम लोग भी वर्ल्ड क्लास लेवल की हेड टू हेड एक चिप यहाँ पे क्रिएट करेंगे इंडिया के अंदर। काफी अच्छा लग रहा है इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन में यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, देख के काफी अच्छा लगता है। और इसी के साथ ही फाइनली न्यूज इधर ये कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये बोले जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को कि यहाँ पे आने वाले समय में आप है ना ट्रायल कर सकते हैं कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन वाले फीचर का, यानी कि 60 डेज का पायलट करना है, जिसके अंदर इस सर्विस में ये होगा कि जो कॉलर का नाम होगा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, यानी किसी भी रैंडम नंबर से कॉल करेगा कोई तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाए कि उस कॉलर का यहाँ पे नाम क्या है, जिससे जो फ्रॉड और स्कैम कॉल होते हैं कम कर सके। ये चीज बिल्कुल वैसी जैसे ट्रू कॉलर की होती है, लेकिन अगर ये चीज का मास स्केल में रोल आउट होता है तो ट्रू कॉलर जैसी चीज जो सर्विस हम इतने सालों से यूज कर रहे थे वो
बिल्कुल ही यहाँ पे यूजलेस हो सकती है। तो देखने वाली बात है टेक्नोलॉजी यहाँ पे किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इसका रोल आउट होता है, और अगर अच्छे तरीके से हो तो काफी एक अच्छी चीज रहेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर बात है कि इसका जो ट्रायल होगा वो 4G और 5G नेटवर्क पे होगा। 2G वाले यूजर्स को यहाँ पे एक्सक्लूड यहाँ पे कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो फीचर है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, काफी इंटरेस्टिंग चीज रहती है। तो दोस्तों यार, ये थे इस हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज यहाँ पे मैंने कवर करी। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।